बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। सर काइंडली जस्ट इतना कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है। अगर कोई इशू है कहीं आवाज़ का तो मैं मैसेज भी कर देता हूं, और अगर आपको पहुंच रही है तो आप यस कर दें ताकि मुझे जो है कंफर्म हो जाए, तो फिर हम जो है वो आज की क्लास स्टार्ट करें। और काइंडली ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि फ़ाइल आपने डाउनलोड कर ली है। फ़ाइल का भी बता दीजिएगा कि डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट लेक्चर जब था हमारा, उसमें हमने एआई टूल को थोड़ा सा इन्वॉल्व किया, तो होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। लेकिन उसमें जस्ट मुझे एक दो पार्टिसिपेंट ने जो उनकी थी असाइनमेंट या टास्क था छोटा सा, वो शेयर किया, लेकिन उम्मीद है कि बाकी तमाम पार्टिसिपेंट ने वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर उस लेक्चर में कुछ उस सेशन में हमारे कोई आपको इशू है, या आप जो है वो समझते हैं कि यहाँ पे ये कोड हमारा रन नहीं हुआ, या कोई उस पर क्वेश्चन है, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम जो है वो आज के जो है वो ट्रेनिंग सेशन की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कबीर साहब। चलें फिर हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। और जी रेडी हैं सब लोग? ओके, आर स्टूडियो ओपन कर लें। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आर स्टूडियो ओपन करने के बाद जो आपने पहला काम करना है, वो आपने चेक करना है कि आपके पास वीकेंड बैच ओपन है। ये आप याद रखें, जो भी आपने काम करना है ना, वो वीकेंड बैच में ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आज मैं आपको एक और छोटा सा ट्रिक बताने लगा हूँ एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करने का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वीकेंड बैच में एक्सेल की फ़ाइल रख लेते हैं, ठीक है। ये मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास वीकेंड बैच है ये वाला, ठीक है। इसमें ये फाइकस वाली फ़ाइल पड़ी है मेरे पास। इस फाइल को मैं उठा के यहाँ पे इसमें रख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको डेस्कटॉप पे भी कॉपी कर लूँ ताकि मुझे जो है वो बाद में ज़रूरत पड़े तो मुझे याद रहे ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, अब इसको हमने जो है ना वीकेंड बैच में रख लिया। अब आप ओपन करें आर और फाइल पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें, ये फाइकस आपको शो हो रहा है नीचे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, जस्ट ये कह रहा है इंपोर्ट डाटा सेट। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, फाइल इंपोर्ट हो गई। जी, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें, फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ तक फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल को जो आपने बैच बनाया हुआ वीकेंड वाला, ठीक है, उसमें इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के बाद फिर वहाँ सॉरी इसमें कॉपी करें वीकेंड बैच में, और फिर वहाँ पे जाके चेक करें आर में क्या आपके पास एक्सेल की फ़ाइल शो हो रही है।
ये देखें इस तरह अगर आपके पास हो रही है तो डन कर दें। अच्छा, दो चीज़ें हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी हैं, एक फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है और दूसरा जो है हमारे पास अनोवा का जो स्क्रिप्ट है वो इंपोर्ट हो गया। तो स्टार्ट में हमने जो बातें की थी कि हमने कोड को अपने आर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, आर को चलाना सीखना है। तो चलाने में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीडिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग। रीडिंग करना, राइटिंग करना एंड एडिट करना। लास्ट क्लास में हमने जो ggplot तक जो काम किया उसमें हमने राइटिंग का काम किया, यानी हम स्क्रिप्ट लिखते थे और उसको यूज़ करते थे और उसका ग्राफ बनाते थे। ठीक है, तो होप कि अब हम जो है ना आर जो ggplot है उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो चुकी होंगी, हमें इस पर जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी उनको अंडरस्टैंड करने में। तो आज हम रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यानी स्क्रिप्ट को रीड कैसे करना है और साथ हम AI की हेल्प को भी यूज़ करेंगे। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ, बाकायदा आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अनोवा, वन वे अनोवा। ये मैंने इसकी हेडिंग लिखी हुई है ऊपर, अगर ये आप लोगों के पास ओपन हो चुका है तो आप लोगों के पास ये शो हो रहा होगा वन वे अनोवा। अनोवा क्या होता है ये होपफुली कि सब पार्टिसिपेंट को इस चीज़ का इल्म होगा। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा जस्ट ब्रीफली एक दो वर्ड में इसको बता देता हूँ कि हमने अपने हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक टूल यूज़ करते हैं, लाइक t-test, अनोवा। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं ये दो टेस्ट। t-test तब यूज़ होगा जब आप मोस्टली आपके पास दो वेरिएबल्स हों, आप दो वेरिएबल्स के दरमियान एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देखना चाहते हैं या वेरिएशंस देखना चाहते हैं, या अपना हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट करना चाहते हैं क्या आपका हाइपोथेसिस गलत है या सही है। उसके लिए हम अनोवा यूज़ करते हैं। मसलन हमारे पास दो पार्टिसिपेंट हैं, नंबर वन उसका नाम हम रख लेते हैं सर। ये डॉक्टर साहब ये इंस्टॉल करते हैं, जस्ट मुझे थोड़ा सा इसको ना बताने दें या फिर हम इसको इंस्टॉल करने हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे t-test और अनोवा की। ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए होते हैं, क्या हमारा हाइपोथेसिस गलत है या सही है। यहाँ पे हम दो पर्सन बना लेते हैं, एक पर्सन A है और एक का नाम है पर्सन B। ठीक है, एक कहता है कि जो आपके पास जो डाटा सेट है हमारे पास, इसमें पेटल विड्थ की बेस के ऊपर स्पीशीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये कहता है जी नो डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज़ बेस्ड ऑन पेटल विड्थ। एक बंदा कहता है कि पेटल विड्थ की बेस के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरा कहता है नहीं डिफरेंस है। ये कहता है डिफरेंस है। एक कह रहा नो डिफरेंस, एक कह रहा डिफरेंस। अब इस बात को जो साइंस है ना वो स्टैटिस्टिकली इसका प्रूफ मांगती है कि इसको स्टैटिस्टिकली प्रूफ इसका दें, क्या ये स्टैटिस्टिकली भी डिफरेंस है इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 0.58, दूसरी वैल्यू है 0.61। अब ये देखें बज़ाहिर तो हमें ये वैल्यूज़ डिफरेंट लग रही है ना, इनमें फ़र्क है, वो 5 है ये 6 है,
लेकिन स्टैट क्या कहता है इसके बारे में? स्टैट कहता है कि ये जो मामूली सा डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस कंसिडर होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को समझने के लिए कि एक पर्सन कह रहा है कि ये इसमें डिफरेंस है, ये वाला, ठीक है, ये डिफरेंस है इसके में, दूसरा कह रहा है कि ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये मामूली सा डिफरेंस है, इसकी बेस्ड हम स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब दोनों के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए किसका हाइपोथेसिस ठीक है, हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं। अगर तो ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम इस पर टी टेस्ट लगाते हैं। तो टी टेस्ट में अगर जो पी वैल्यू है वो 0.05 से लेस आ गई है, कम है, ठीक है, इट्स मीन कि उसके अंदर डिफरेंस है, बी का हाइपोथेसिस ठीक होगा। अगर ये वैल्यू आई है 0. या हम कह लें कि 1.3 आ गई है या 2 आ गई है, अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है सिग्निफिकेंट लेवल से। सिग्निफिकेंट लेवल मोस्टली होता है 0.05, ठीक है। अब इस लेवल से ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, इट्स मीन कि यहाँ पे जो बात है ना इसकी, ये ठीक है। अगर तो हमारे रिज़ल्ट की वैल्यू ये आ रही है ना, तो बी वाले की बात ठीक है, बी का हाइपोथेसिस ठीक है, इसकी रिसर्च को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर हमारा रिज़ल्ट ये आ गया, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो हम अपनी रिसर्च वहीं पे रोक सकते हैं या हम किसी और एंगल से उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो जो एनोवा हमें बताता है, ये बताता है कि हमारा डाटा जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए एनोवा को यूज़ करते हैं, और जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था, क्या हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है, ठीक है। एक होता है नल हाइपोथेसिस, यानी फॉर एग्जांपल ये जो मैंने हाइपोथेसिस ये मैंने बनाया है कि डिफरेंस बिटवीन द स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द पेटल विड्थ, ये तो मैंने डाटा कलेक्ट किया और मेरा एक माइंड है, मेरा एक हाइपोथेसिस है, मैं कहता हूँ कि इसमें जो है ना वो स्पीशीज़ की बेस पे डिफरेंस है। लेकिन इसके अपोजिट स्टेट में एक होता है नल हाइपोथेसिस, जो आपके हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है हमेशा, वो कहता है जी नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको स्टैटिस्टिकली प्रूव करना है, और अगर आपका रिजल्ट 0.05 या इससे लेस आ गया तो इट्स मीन कि आपकी बात ठीक है, अगर इससे ऊपर आया तो इट्स मीन कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है, हमारे डाटा के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। होपफुली के बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे हमारे पास सीनियर्स लोग हैं, तो वो इस चीज़ को जानते हैं ऑलरेडी। मैं जस्ट कुछ हमारे पास स्टूडेंट भी हैं, एमफिल के हैं, मास्टर के भी हैं, पीएचडी के भी हैं, मैंने जस्ट उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों को होपफुली कि ऑलरेडी इन चीज़ों का आइडिया है, तो मैं इस पर मज़ीद जो है वो डिटेल से बात नहीं करता, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप देखें, जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए पैकेजेस कौन से यूज़ होंगे। हमने एनोवा आज करना है, तो एनोवा के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमने यहाँ पे पैकेजेस कौन से यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैं एक और आपको ले जाऊँ दोबारा बायो की लैब में। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं, बल्कि इवन कि अगर हमने माइक्रोस्कोपी करनी है, एक जो है ना वो लीफ का या जो है वो स्टेम का ट्रांसैक्शन देखना है हमने, उसको काट के, तो उसके लिए भी हमें उस सैंपल को जो है ना वो पहले तैयार करना पड़ता है। पहले उस सैंपल को धोना पड़ता है, फिर उसकी कटिंग करनी पड़ती है, फिर उसको स्टेनिंग करनी पड़ती है, फिर जाके हम उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं ना, एट द एंड लास्ट स्टेप। तो इसी तरह जो जब हम स्टैट का एनालिसिस करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। तो हर स्टेप के ऊपर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। जिस तरह माइक्रोस्कोपी में जब आपने सैंपल को धोना है तो वहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, जब आप उसको कट कर रहे हैं तो वहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो हमारे पास जो है वो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, स्लाइड यूज़ हो रही है, स्लाइड कवर यूज़ हो रहा है, ड्रापर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट छोटे छोटे जो है ना वो पैकेजेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब हमने एनोवा निकालना है तो एनोवा निकालने के लिए हमने छोटे छोटे पैकेजेस यूज़ करने हैं, छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करनी है जो एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा डाटा तैयार करेंगी। जिस तरह देखिए, जब हमने सैंपल को धोया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो गया, फिर हमने उसकी कटिंग की, वहाँ पे हमने ब्लेड यूज़ किया या जो भी चीज़ हमने उसमें यूज़ की, कटर यूज़ किया। अब उसने हमें उससे अगले स्टेप के लिए सैंपल तैयार करके दे दिया। अब उस पर हम उसको स्टेनिंग करेंगे या उसमें ड्रॉप पानी डालेंगे या जो भी इस पर करेंगे,
उसके बाद वो जो सैंपल है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो गया, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पैकेजेस हैं, ये हर पैकेज क्या करेगा, हमारे डाटे को नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी करेगा ताकि वो अगले स्टेप पे एनालिसिस के लिए पहुँचे। अच्छा, हमें जो है वो 5 पैकेजेस चाहिए, ये आपके पास शो हो रहे हैं। तो नंबर 1 है ggplot2, इसको ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। gg थीम हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्ट कम्प व्यू है, इसको भी इंस्टॉल कर लें। डीप्लेयर है, इसको भी इंस्टॉल कर लें, और मल्ट कम्प व्यू है, ये भी इंस्टॉल कर लें। तो इन तमाम पैकेजेस को इकट्ठा आप सेलेक्ट करके भी रन कर सकते हैं और 1 बाई 1 करके भी इसको रन कर सकते हैं। तो मैं इनको इकट्ठा ही सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ। आप लोग भी इसको जो है वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, और फिर हम जो है वो इंस्टॉल करने के बाद इसको लाइब्रेरी करेंगे, और फिर हम जो है वो अपना जो स्टेप 1 परफॉर्म करेंगे। इंस्टॉलेशन में अगर कोई इशू आ रहा है आपको, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास तकरीबन तमाम पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और होप कि आप लोगों के पास भी ये इंस्टॉल हो गए होंगे। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो काइंडली वो बता सकता है, अदरवाइज़ ओके हैं तो डन कर दें, फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलें। मेरे पास सारे हो गए हैं, मैं अब इनको लाइब्रेरी कर लेता हूँ 1 बाई 1, या 1 बाई 1 करके इनको लाइब्रेरी करें। उसको अगेन अगेन जो है ना वो आप इंस्टॉल कर लें। आपने वो कंबाइन किया होगा, तो कंबाइन में भी वो स्किप हो गया हो। आप इसको 1 बाई 1 करके मल्ट कम्प व्यू और मल्ट कम्प, इन दोनों को सिंगल सिंगल करके इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये देखिए, मैं भी इसको अगेन कर लेता हूँ। बाकी लोग भी जो है वो कंफर्म कर लें कि आप लोगों के पास स्क्रीन 4 में सारे पैकेजेस आ चुके हैं। इसका कंफर्म करने का एक और तरीका होता है, आप इसको जस्ट लाइब्रेरी करें। अगर वो लाइब्रेरी हो गया है, अगर वो लाइब्रेरी हो चुका है, तो इट्स मीन कि वो आपके पास जो है वो मौजूद है वहाँ पे पैकेज, ठीक है। आपको वहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना डाटा सेट। नोवा की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप
कि हमने अपने सैंपल को देखना है। सैंपल में हमारे क्या है, क्या हमारे सैंपल में कुछ गड़बड़ है या ओके है, क्या हम इसको रन कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप के हमारे पास जो डाटा है, जब हमने अनोवा निकालना है तो हमारे पास डाटा फैक्टर्स में होना चाहिए, करैक्टर में नहीं होना चाहिए। यानी जो करैक्टर डाटा है ना, इसको फैक्टर में हमने कन्वर्ट करना है। बराबर, पहले चेक कर लेते हैं हमारा डाटा सेट क्या है। तो डाटा सेट चेक करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक टेबल, पहले मैंने आपको एसटीआर बताया हुआ था। एसटीआर ये कल हमने प्रैक्टिस की थी, सॉरी जो लास्ट वीक की हमारी क्लास थी, एसटीआर फाइकस, ये मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी जब हमने एसटीआर के रिज़ल्ट्स को कॉपी करके जो है वो चैट जीटीपी में लेके गए थे। ठीक है, तो हमें इसकी जस्ट डाटे की क्वालिटी चेक कर लेनी है, डाटे के अंदर हमारे है क्या, किस टाइप का डाटा है हमारा। ठीक है, हम टेबल करके चेक करते हैं, आप भी इसको टेबल करें। अब ये कह रहा है टेबल का फंक्शन नहीं है, इट्स मीन के हमारे पास डीप लेयर जो है ये एक्टिवेट नहीं हुआ। हम इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं, अगेन हम इसको टेबल करते हैं। अब ये देखें टेबल हो गया। ठीक है, ये टेबल जो है ये डीपी लेयर, ठीक है, डीपी लेयर भी कह लें, डीपी लेयर भी है। तो इसमें एक फंक्शन है, इसने हमें हमारा डाटा सेट बता दिया, सेम वही जो हमें जो है वो एसटीआर बताता है, वही इसने हमें बता दिया। अब यहाँ पे देखें db1 आ रहा है, db1 मीन कि ये हमारे पास जो डाटा है ये न्यूमेरिक है, db1 ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये वाला भी न्यूमेरिक है, और लास्ट कॉलम जो है ये करैक्टर है, CHR। ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास फैक्टर में होना चाहिए, यानी हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर देना, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब एसटीआर करके देख लेते हैं, एसटीआर हमें क्या बताते हैं। अगेन एसटीआर किया, जस्ट इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो टेबल है ना, ये आपको टेबल फॉर्म में डाटा दे देता है, इस तरह कॉलम की फॉर्म में, ये कॉलम की फॉर्म में डाटा दे रहा है आपको, और एसटीआर जो है ये रो की फॉर्म में आपको डाटा दे रहा है। ठीक है, ये रोज़ आपको बता रहा है। दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं एक ही पर्पज़ के लिए। जो एसटीआर है ये बेसिक फंक्शन है, टेबल जो है ये एक पैकेज है, उसमें फंक्शन है। टेबल को आप बगैर पैकेज के यूज़ नहीं कर सकते, एसटीआर को आप बगैर पैकेज के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों बता रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा सेट है ये CHR है, करैक्टर है, इसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। अनोवा का जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, जिस तरह हम सैंपल को लाके, पहला स्टेप होता है कि सैंपल को धोना, उसमें से जो डस्ट वगैरह है उसको साफ़ करना या उसकी सफाई करना सैंपल की ना, टैप वाटर से धोते हैं उसको, फिर डिस्टिल वाटर से धोते हैं। ये बॉटनी वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉटनी में मोस्टली हम जो प्लांट्स वगैरह लेके आते हैं, सैंपल लेके आते हैं, उनको हम पहले जो है वो सिंपल पानी से उसको धोते हैं, फिर उसको जो है वो टैप वाटर से, फिर उसको डिस्टिल वाटर से, डीआयोनाइज वाटर से, यानी उसको बिल्कुल जो है वो कंटेमिनेशन फ्री किया जाता है। इसी तरह हमने जब अनोवा निकालना है तो पहले अपने डाटा सेट को जो कंटेमिनेशन है इसमें से वो हमने निकालनी है और इसको क्लियर करना है, साफ़ करना। तो हमारे पास जो है कंटेमिनेशन यहाँ पे क्या है, करैक्टर, हमें चाहिए फैक्टर्स, तो हमने करैक्टर को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो कोड है उसका नाम है फैक्टर। ठीक है, ये कोड है फैक्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप राइटिंग का भी आपका जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। फैक्टर, ये देखें जैसे फैक्टर लिखा ना, जिसने साथ बता दिया बेस फंक्शन, ये देखें साथ लिखा हुआ आ रहा है बेस, आप इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे किस चीज़ के हमने फैक्टर बनाना है, पहले इसको फाइल का नाम बताना है, फाइकस हमारी फाइल है, और इसके अंदर कॉलम है एक, उसका नाम है स्पीशीज़, इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फैक्टर में। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, इसने देखें चेंज कर दिया फैक्टर में, तमाम करैक्टर को फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कोड हमारा यहाँ तक ही है, ये वाला। ठीक है, ये अभी मैंने रन किया ना फैक्टर,
ये वाला, जस्ट एक है इसके लिए फंक्शन फैक्टर। फैक्टर के अंदर हमने बताना है हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, फाइकस। आगे कौन सा कॉलम आप फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास दो करैक्टर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे 2 वे अनोवा में हमने ट्रीटमेंट भी दी होती हैं और साथ डेज भी होते हैं, मंथ भी होते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ टेबल, ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीशीज़ है, यहाँ पे एक और कॉलम होता जहाँ पे ट्रीटमेंट लिखी होती है, ट्रीटमेंट 0, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, 3, फिर 1, 2, 3, यानी डिफरेंट ट्रीटमेंट इसके ऊपर अप्लाई होती है। तो फिर तो हमारे पास 2 कॉलम हो गए थे ना करैक्टर के, तो हम दोनों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर में, ठीक है। तो 2 फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे। अभी हमारे पास चूँकि एक ही है तो हम एक ही को लेके चलते हैं ताकि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ना जाएं, पहले सिंपल चीज़ें हमें समझ आ जाएं तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमारे लिए करना मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, फैक्टर में हमारा डाटा कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसका एक नाम रख लेता हूँ। यही फाइल देखें, मैंने इसके सामने इसका नाम रख लिया फाइकस $, स्पीशीज़, यानी ये मैंने एक नया कॉलम बना दिया और इसका नाम मैंने रख दिया है फाइकस स्पीशीज़, यानी ये कॉलम को मैंने फैक्टर कर दिया। इसको रन कर लेते हैं ताकि हमारे पास आर्गूमेंट भी बन जाए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि जब भी हमने जो है ना वो कोई कोड रन करते हैं तो हमारी फ़ाइल में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं क्या ये चेंज हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास फ़ाइल बन गई है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये न्यूमेरिक है, पहला, दूसरा भी न्यूमेरिक है, तीसरा भी न्यूमेरिक है, ये चौथा भी न्यूमेरिक है हमारे पास, और पांचवा ये देखें फैक्टर आ रहा लिखा हुआ। ये देखें, पहले यहाँ पे आ रहा था CHR, अब यहाँ पे आ रहा है फैक्टर। आप लोग भी कंफर्म कर लें आपके पास ये फैक्टर लिखा हुआ आ गया है। एक तो ये तरीका है इसको कंफर्म करने का। दूसरा तरीका है हम अगेन इसको टिबल कर लेते हैं। ये कोड यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है, आप इसको काट दें, डिलीट कर दें, जस्ट इसको सिंगल ही रहने दें, ठीक है। अब अगेन हम इसको टिबल करते हैं, टिबल कर लें, STR कर लें, जो आपको ईजी लगता है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें, इसने ये जो लास्ट वाला है ना FCT फैक्ट, ठीक है, यानी फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास भी ये फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका होगा। जी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक परफॉर्म कर लिया आप लोगों ने। होप कि सब लोगों के पास ये फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। यानी हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट का एक स्टेप जो है परफॉर्म कर लिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये जब भी आपने अनोवा करना है किसी भी डाटे के ऊपर, ठीक है, तो आपने जस्ट पहला स्टेप ये चेक करना है कि उसके अंदर फैक्टर हैं कि नहीं है। अगर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं है डाटा तो आपने पहले उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर आप फैक्टर में कन्वर्ट किए बगैर आपने आर के ऊपर उसके ऊपर अनोवा लगाना शुरू कर दिया तो आप उसके साथ जो है ना वो बस खेलते ही रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे कि हमारा डाटा रन नहीं हो रहा, वो आपको बार बार एरर देता रहेगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा चेंज करैक्टर टू फैक्टर। अब दूसरा स्टेप है, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं जी जो अनोवा है वो मीन पे लगता है, कुछ लोग कहते हैं जी उसके लिए हमारे पास अनोवा लगाने के लिए रेप्लिकेटेड डाटा होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अनोवा है वो मीन डाटे पे लगता है। यानी ये देखें ना, हमारे पास अगर देखें यहाँ पे तो हमारे पास रेप्लिकेटेड डाटा है ये वाला, यानी S1 की 50 रेप्लिकेशन है,
लेकिन हमारे पास जो दूसरी फ़ाइल थी उसमें मीन डाटा था, उसमें S1 S2 S3 उसमें रेप्लिकेशन नहीं थे, जो पहले आपके सेंड हो गई थी गलती से। उसमें S1 S2 S3 S4 S5 ये 150 तक चल रहे थे और वो हमारे पास मीन डाटा था। यहाँ पे हमारे पास रेप्लिकेटेड डाटा है। अब यहाँ पे आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या जो अनोवा है वो रेप्लिकेटेड डाटा पे लगेगा या मीन डाटा पे, या दोनों पे लग सकता है? ये अरशद इकबाल साहब का आया मैसेज जी ऑन रेप्लिकेटेड डाटा, और डॉक्टर कबीर साहब का मैसेज रेप्लिकेट्स। जी कोई और पार्टिसिपेंट? रेप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटा सा आपको क्लियर कर दूँ कि ये दोनों पे लग सकता है डाटा ना। यानी आप अगर ये देखें हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 R2, ये डिपेंड करता है कि आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अनोवा लगा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है? आप रेप्लिकेशन में डिफरेंस देखना चाहते हैं या मीन में डिफरेंस देखना चाहते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास रेप्लिकेटेड डाटा है, ठीक है। यानी ये एक डाटा है, उसका R है और ये इसके मीन है, ठीक है। यानी ये 3 रेप्लिकेशन है। अगर तो हम देखना चाहते हैं कि जो एक रेप्लिकेट दूसरे रेप्लिकेट से डिफरेंट है कि नहीं है, इसमें डिफरेंस आया कि नहीं आया, यानी अगर रेप्लिकेशन में आप देखना चाहते हैं तो आप रेप्लिकेटेड डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मीन में डिफरेंस है कि नहीं, तो आप इसको मीन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि अनोवा के लिए आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा ही हो। हाँ, स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वो उसमें आप जो है वो रेप्लिकेटेड डाटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनोवा जो है वो और चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर और चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ दोबारा क्लियर कर लें कि जब भी हमने अनोवा निकालना है तो उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा ही हो। आपके पास मीन डाटा है, आप मीन डाटा पे भी जो अनोवा लगा सकते हैं, ठीक है। बशर्त कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने रेप्लिकेट में फ़र्क देखना है, R1 में, R2 में, R3 में फ़र्क देखना है, फिर T1 T2 और T3 में फ़र्क देखना है, इन तीनों में अगर आपने फ़र्क देखना है तो फिर आप रेप्लिकेट पे लगाएंगे। अगर आपने मीन में देखना है फ़र्क तो आप फिर मीन डाटे को यूज़ करेंगे। इट्स मीन कि हम रेप्लिकेटेड डाटे के ऊपर भी अनोवा लगा सकते हैं और हम जो है वो मीन डाटे के ऊपर भी अनोवा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम अगेन अब देखें, जहाँ पे हम अनोवा लगा रहे हैं मीन डाटे के ऊपर, हम मीन में चेक करना चाहते हैं कि देखें हमारे पास 50 रेप्लिकेट हैं, तो 50 रेप्लिकेट में जो हम इसकी पहले मीन निकालेंगे, क्योंकि हमने मीन में देखना है ना डिफरेंस, तो उसके लिए हम पहले उसकी मीन निकालेंगे। अगर तो आपके पास जो टेबल है एक्सेल वाला वो मीन में है, यानी उसमें मीन और स्टैंडर्ड एरर निकला हुआ है, तो आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी मीन है। यहाँ पे हम स्टेप ये इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये वाला जो डाटा है ये रेप्लिकेटेड डाटा है, ये देखें ये रेप्लिकेटेड डाटा है, इसलिए हम ये स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं कि हम पहले रेप्लिकेटेड डाटा की पहले मीन निकालेंगे और मीन पे हम अनोवा लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है,
जिसमें हमने मीन कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट फंक्शन यूज़ हुआ है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको कहते हैं पाइप ऑपरेटर। इसका नाम है पाइप ऑपरेटर, ये मैंने साथ ऊपर लिखा भी हुआ है पाइप ऑपरेटर। ये क्यों यूज़ होते हैं आप लोगों को आइडिया होगा। केमिस्ट्री में बास का तो ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन की जो आउटपुट है वो मे बी नेक्स्ट रिएक्शन में इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही है। ये देखें, ये रिएक्शन 1 है, ये बोला 37 लाइन पे, इसकी जो आउटपुट है ये नेक्स्ट रिएक्शन में इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही है। अब ये जो आउटपुट है सेकंड की, ये थर्ड रिएक्शन में इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही है। यानी एक रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं, सॉरी प्रोडक्ट हैं, वो नेक्स्ट में रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अगेन उसके जो प्रोडक्ट हैं वो थर्ड में रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। पाइप ऑपरेटर का भी सेम यही काम होता है। पाइप ऑपरेटर बहुत सारे कोड्स को, छोटे छोटे कोड्स को जोड़ देता है। यानी अगर हम ये इसको इस तरह कर लें, एक ही रिएक्शन में, ठीक है, या आप अलग अलग भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसको एक ही रिएक्शन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह पहले मैंने इसके अलग अलग रिएक्शन बनाए, अब मैंने इसको एक ही कर दिया। यानी ए बी के जो प्रोडक्ट हैं, ये ए बी, इसमें अब रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, ये इसके प्रोडक्ट हैं, लेकिन इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। सेम यहाँ पे देखें कि ये जो पहला हमारे पास स्क्रिप्ट है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है, ये हमें मीन निकाल के दे रहा है। अब इस मीन का जो रिज़ल्ट है उसको आगे यूज़ किया जा रहा है समराइज़ और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है। फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन के जो रिज़ल्ट्स हैं आगे, या जो उसकी आउटपुट आएगी, उसको यूज़ हो रहा है अगेन उसको अरेंज करने में। यानी 3 यहाँ पे हमारे कोड लिखे हुए हैं, 3 स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, 3 डिफरेंट स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है ये हमें मीन निकाल के देगा, सेकंड स्टेप है ये हमें समरी और स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा, और थर्ड स्टेप है ये हमारे डाटे को जो है ना वो डिसेंट, ये DEC एसेंट भी लिख सकते हैं आप। एसेंट करेंगे तो एसेंट वाइज जो है वो अरेंज हो जाएगा, डिसेंट करेंगे तो डिसेंट वाइज ये अरेंज हो जाएगा। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा इसको हम समझ भी लेते हैं। ये मीन डाटा, ये तो अब आपको क्लियर हो गया कि इसका पर्पस क्या है। ये हमने इसका मीन निकाल रहे हैं, लिहाजा हमने इस डाटे का नाम रख दिया मीन डाटा, ताकि हमें ये जो है ना वो बाद में इसका नाम ना भूल जाए कि हमने इसका नाम क्या रखा था, और हम ढूंढते रहें फाइल में कि हमारा मीन डाटा किधर गया। इसका नाम रख दिया हमने मीन डाटा। ग्रुप बाय हमने क्या करना है, स्पीशीज़ की बेस के ऊपर, ठीक है, यानी स्पीशीज़ की बेस के ऊपर, यानी स्पीशीज़ का हमने मीन निकालना है। तो ग्रुप 3 हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, S1 S2 S3। फिर हमने समराइज़ करना है किसकी बेस के ऊपर, पेटल विड्थ मीन, यानी स्पीशीज़ की बेस, स्पीशीज़ की हमने पेटल विड्थ लेनी है, ठीक है। ये हम एक नया नाम रख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बार बार जो है ना ये वाला साइन नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि अब हमने इसको क्या किया, पाइप ऑपरेटर से जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम ये इक्वल साइन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पाइप ऑपरेटर यूज़ ना करते तो हमने फिर यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसका एक नया नाम रखना था, ठीक है। तो पाइप ऑपरेटर का ये फंक्शन है कि ये एक ही कोड में मीन डाटा में तमाम कमांड्स रन हो जाएंगी, हमें हर एक के लिए अलग अलग नाम नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये किसके बराबर है, ये हमने नाम रखा हुआ है, जिस तरह हमने ये लिखा है ना नाम, ये वाला मीन डाटा, ये हमने जस्ट नाम रखा है पेटल विड्थ मीन। ये हमने ये अगले कोड का नाम रखा है। इसके लिए हम मीन के लिए मीन निकालेंगे, यानी हमने ग्रुप किसकी बेस पे बना दिया, स्पीशीज़ की बेस के ऊपर, और हमने मीन किसकी निकालनी है, पेटल विड्थ की। यहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स पे भी करेंगे, अभी जस्ट एक वेरिएबल को हमने अप्लाई करना है।
हम पेटल विड्थ की बेस पे देखना चाह रहे हैं कि हमारे डाटा में डिफरेंस है कि नहीं है। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड ये देखें, यहाँ पे भी हम इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये सेपरेट करते हैं ना अलग से, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये नया कोड, फिर हमने इसके साथ यहाँ पे ऐसे लिखना था, फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना था, ये वाला। अब चूँकि हम पाइप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इसको लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो तमाम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो इसमें सेव हो जाएंगे मीन डाटे में। तो इसलिए हमें ये बार बार जो है ना ये वाली कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मीन हमने निकालना है पेटल विड्थ की बेस के ऊपर, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पेटल विड्थ की बेस के ऊपर, और इसको अरेंज कर देना है डिसेंट ऑर्डर में, जो हमारे पास फाइल बनेगी पेटल विड्थ मीन की। अब इसको रन करते हैं। ये देखें हमारा कोड रन हो चुका है और हमारे पास एक ही फाइल बनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये देखें हमने 3 कोड रन किए हैं। ये देखें पहला कोड हमने रन किया ग्रुप बाई, ये देखें ग्रुप बन गया स्पीशीज़ का, ये वाला, ठीक है। दूसरा हमने कोड रन किया इसमें पेटल विड्थ मीन, यानी पेटल विड्थ की हमने मीन निकाली। ये देखें पेटल विड्थ मीन का कॉलम बन गया, यहाँ पे देखें आ गया, ठीक है। और थर्ड हमने कोड रन किया स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें निकाल के दे दी। अब चौथा कोड जो हमने रन किया यहाँ पे वो है डिसेंट ऑर्डर में अरेंजमेंट। डिसेंट ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया हमें, ये देखें 3 2 1, ठीक है, डिसेंट ऑर्डर में अरेंज हो गया। अभी हमारे पास एक नया डाटा सेट आ गया। जिस तरह हमने बात की थी ना स्टार्ट में कि हम सैंपल को माइक्रोस्कोप तक ले जाने तक बहुत सारी उस पर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, मसलन उसको वॉश करते हैं, फिर उसको कट करते हैं। तो अब हमने ये कट कर लिया। अब हमारे पास देखें पहले कितना बड़ा टेबल था, देखें एक लीफ है, लीफ में अगर आपने स्टोमेटा देखने तो आपने छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं ना, तो इतना बड़ा लीफ है, इसको हमने छोटा सा कर लिया। ये देखें फाइकस कितनी बड़ी फाइल थी हमारे पास, तो हमने जस्ट क्या कर लिया, इसके छोटे से 3 कॉलम बना लिए। ये देखें 1 2 3 कॉलम और 3 ही रोज़ बन गई, यानी 150 हमारे पास थी रोज़ और 5 कॉलम थे। तो हमने जस्ट इसको रिड्यूस करके 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारी असल फाइल है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस करना है। ये हम अपनी जो है ना वो फाइल रेडी कर रहे हैं, अपना जो सैंपल है ना वो माइक्रोस्कोप तक ले जाने के लिए रेडी कर रहे हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप है हम जी अनोवा। अब यहाँ पे हमने अनोवा परफॉर्म करना है। देख लें यहाँ पे अब हमने मीन निकाली है ना, मीन डाटे पे हम अनोवा लगाने लगे हैं। अच्छा, स्पीशीज़ और इसके दरमियान ये देखें AOV, ये अनोवा क्या है, ठीक है। और इसमें हमारे पास पेटल विड्थ है, स्पीशीज़ और डाटा फाइकस, और इसको रन करते हैं। अब इसकी समरी चेक कर लेते हैं। ये देखें अनोवा ने हमें बता दिया जी आपके पास जो है वो, देखिए अनोवा के रिज़ल्ट में हमें DF मिला है, SM सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, F वैल्यू और P वैल्यू, ठीक है। और P वैल्यू में अगर आप देखें तो ये हमारे पास 2E-16, ये कितना होता है? ये एक्चुअली मैथ की टर्म में इसको शॉर्ट किया हुआ है। अगर आप ये देखना चाहते हैं इसकी वैल्यू, आप जैसे इसको कॉपी करें और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 स्टार शो हो रहे हैं, तो इट्स मीन के इसकी वैल्यू जो है वो 0.0000 ही है, ठीक है। तो हम इसको अगर चेक करना चाहें तो हम इसको ओपन कर लेते हैं चैट GTP को। चैट GTP में आप इसको पेस्ट कर दें जस्ट,
अच्छा, यहाँ पे और इसको लिखें जी, प्लीज़ कन्वर्ट इनटू 4 डिजिट्स। ये देखें, इसने आपको कन्वर्ट करके दे दिया, बल्कि आपको उसमें आर का जो है ना वो कोड भी दे दिया कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। ये देखें 0.000002, ठीक है। इट्स मीन कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ तक हम चेक कर रहे हैं 0.0, तो इसको हम अपने टेबल्स के अंदर 0.0 नोट कर सकते हैं। जी डॉक्टर लुकमान रियाज साहब। सर काइंडली जो है ना वो चारों स्क्रीन की जो है ना वो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। मैं जो है ना वो स्क्रीन 3 में भी कुछ देखना चाहता हूँ। डॉक्टर लुकमान साहब, आपने ये एरर सेंड किया है, तो इसके लिए मुझे स्क्रीन 3 देखनी पड़ेगी। सर आपके पास एक तो वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना डी प्लेयर पैकेज इंस्टॉल नहीं है। एक तो आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसको इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी करें और फिर इसको रन करें। ये ऊपर कह रहा है, मैसेज आ रहा है ऊपर के पैकेज डी प्लेयर एंड आर रिक्वायर्ड बट नॉट इंस्टॉल्ड। ओके, इसको फिर कर दें डोंट शो अगेन कर दें, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं लाइव। आप अगेन रन करें, मे भी रन हो जाए, अदरवाइज़ आप लाइव स्क्रीन शेयर करें, मैं फिर वहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट के पास जहाँ तक कोड रन हो चुका है काइंडली कन्फर्म कीजिएगा। जी सर, आप स्क्रीन शेयर करें। सर आपके पास जो है ना वो पहला कोड जो है ना अनोवा वाला, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ।
अच्छा सर, आपके पास जो पहला कोड है ना, ये लाइन नंबर 35 पे अनोवा, ये वाला कोड रन नहीं हुआ हुआ। ऊपर ये वाला, नहीं हुआ हुआ। ऊपर वाला 35 पे, लाइन नंबर 35। ये वाला। जी हाँ, अब यहाँ पे देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट में अनोवा आ गया ना लिखा हुआ। हाँ जी, अब आ गया। हाँ, अब रन करें, हम रन हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग थे। जी जी, अलग अलग हैं कोड। सॉरी, माय मिस्टेक। हो गया, ठीक है। सर स्क्रीन क्लोज कर लें अब। अच्छा, अब चलते, अब देखें अनोवा हमारा निकल आया है, इसने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। अब इसने हमें बता दिया कि हमारे डाटे के अंदर वेरिएशन है। अब कितनी वेरिएशन है ये तो नहीं बताया इसने ना। इसने बता दिया कि आपका जो डाटा है सिग्निफिकेंटली वेरी कर रहा है। अब इसने हमें पॉइंट में रिजल्ट नहीं दिया कि 5% वेरी कर रहा है, इतनी वैल्यू हमें दे दे कि हमें पता चले कि हमारे डाटे में कितनी वेरिएशन है। वो चेक करने के लिए हम इस पर लगाते हैं पोस्ट हैक टेस्ट, जिसमें डंकन है, टुके है। तो टके टुके इसको HSD LSD डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम टुके HSD के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चेक करने के लिए कि हमारा अनोवा जो है इसमें कितनी वेरिएशन है। तो टुके टेस्ट के लिए हमारे पास एक फंक्शन है टुके HSD। अब देखें, हम सैंपल को अगले स्टेप पे लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने बात की आपको स्टार्ट में माइक्रोस्कोप की एग्जांपल देके कि माइक्रोस्कोपी में पहले हम सैंपल को धोते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, फिर उसको स्टेनिंग वगैरह करते हैं, फिर वो स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, यानी डिफरेंट स्टेप पे जा रहे हैं, हर स्टेप को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक हमने अनोवा निकाला, अब अनोवा को आगे लेके चलना है, बाकी चीज़ें हमने छोड़ते जाना पीछे। ठीक है, अब अनोवे के ऊपर हम टुके टेस्ट लगाएंगे। तो टुके टेस्ट के लिए जो हमारे पास फंक्शन है टुके HSD, इसको रन करते हैं। ये रन हो गया। ये रन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें आपके पास टुके का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसकी समरी चेक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें, ये हमें इसने डिफरेंस बता दिया, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 1.08, यानी स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 में इतना डिफरेंस है पेटल बिड्स की बेस के ऊपर। ठीक है, S1 और S3 में ये डिफरेंस है, और S2 और S3 में बहुत कम डिफरेंस है 0.78। और लोअर वैल्यू उसने बता दी, हायर वैल्यू अपर वैल्यू उसने बता दी, यानी मिनिमम डिफरेंस इतना है और मैक्सिमम डिफरेंस इतना आ रहा है। तो ये हमें इसने जो है ना वो हमें वैल्यूज़ दे दी कि आपके डाटे के अंदर इतना डिफरेंस है। अनोवा हमें जस्ट ये बताता है कि डिफ़र कर रहा है। अगर आपके डाटे में वेरिएशन नहीं आ रही, आपका रिज़ल्ट जो है सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं आया, सिग्निफिकेंटली वेरिएशन उसमें नहीं है, तो आप उस पर टुके टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको 000 वेरिएशन शो करेगा, या नल वेरिएशन या नील वेरिएशन शो कर देगा, या NA शो कर देगा कि नॉट एलिजिबल या नॉट एप्लीकेबल, इस तरह का कुछ एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टुके टेस्ट पे लगा लिया। अब टुके टेस्ट के बाद होता है हमारे पास लेटरिंग आती है। आपने पेपर में देखा होगा मोस्टली के बार ग्राफ के ऊपर ABC, AB, BC इस तरह की कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। तो वो मोस्टली क्या किया जाता है कि जब हम एक्सेल यूज़ करते हैं या SPSS करते हैं, तो हम उसमें टेबल लेते हैं, टेबल से एक ग्राफ बनाते हैं एक्सेल में, और एक्सेल में ग्राफ बनाने के बाद वहाँ पे हम बार तो लगा लेते हैं, लेकिन जब हमने उसके ऊपर लेटरिंग करनी होती है तो हम उसको अगेन पेंट में लेके आते हैं या किसी और पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लाते हैं, और वहाँ पे हम मैनुअली किसी के ऊपर A लिखते हैं, किसी के ऊपर B लिखते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर ABC लिख देते हैं, तो कोई ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे आ रहा होता है, बस वो आगे पीछे उनकी तरतीब होती है ना, वो अजीब सा लग रहा होता है। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे ग्राफ की क्वालिटी जो होती है वो लो हो जाती है, यानी उसके जो पिक्सल होते हैं वो कम हो जाते हैं, और उसकी जो है ना वो हाई क्वालिटी प्लॉट जो है वो नहीं रहता। तो फिर यही वजह है कि जब हम उसको लेके जाते हैं MS वर्ड में पेस्ट करते हैं, तो कभी हम एक कॉर्नर से खींच के उसको लंबा कर रहे होते हैं, कभी उसको छोटा कर रहे होते हैं, वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा होता,
और जब हम उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, तो उसके साथ जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो टेक्स्ट का साइज़ फटना शुरू हो जाता है, वो क्लियर नहीं शो होता, वो ऐसा लगता है जैसे पिक्सल जो है ना फट रहे हैं। तो वो अजीब सी एक जो है ना वो इमेज बन जाती है और वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो यहाँ पे आज हम देखें एक हाई क्वालिटी इमेज बनाएंगे, जो आप जितना मर्ज़ी उसको आप जूम आउट कर लें, जूम इन कर लें, उसके पिक्सल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, मल्टीपल कंपैरिजन। यहाँ पे देखें दो चीज़ें हमने कर ली, यानी जो हमारा मेन टास्क था ना, हमने अनोवा भी कर लिया, अनोवा के ऊपर टुके टेस्ट भी लगा लिया, और इनको दोनों का रिजल्ट हमें टेबल फॉर्म में मिल गया। अब हम इनका कंपैरिजन करना चाहते हैं, मल्टीपल कंपैरिजन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस टूल आ जाता है, एडवांस किस्म का एनालिसिस समझ लें कि अब हम इनको कंपेयर भी कर रहे हैं आपस में। तो कंपेयर वाइज कंपैरिजन यूजिंग GLHT, जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट, ये एक मॉडल है। इस मॉडल को हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो फंक्शन है ना, मल्टकम्प व्यू, जो अभी हमने इंस्टॉल किया ये उसमें है, तो उसको यूज़ करके हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये GLHT, ये टुके टेस्ट के ऊपर हम GLHT लगा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया GLHT। उसके बाद GLHT में अनोवा, उसके बाद लिनफेक्ट, ठीक है, इसमें फैक्टर वगैरह में आ जाएगा MCP, यानी मल्टीपल कंपैरिजन, ठीक है। ये मल्टीपल MCP मल्टीपल कंपैरिजन के लिए किस में हम करना चाहते हैं, स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। और इसमें जो हमारे पास है टुके का ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हम करेंगे, यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बना ना टुके का, ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 3 में, ये टुके, ठीक है। इस टुके के ऊपर हम जो है अब जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। देखें, पहले हमारे पास मीन डाटा था, मीन डाटा निकालने के बाद हमने उस पर अनोवा लगाया, अनोवा के डाटे के ऊपर हमने क्या किया, टुके टेस्ट लगाया। अब टुके टेस्ट के ऊपर हम मल्टीपल कंपैरिजन व्यू लगा रहे हैं, यानी टुके टेस्ट से भी हम आगे जा रहे हैं, डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट से भी हम अगले लेवल पे जा रहे हैं। इसको रन करते हैं, ये कोड हमारा रन हो गया, और हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में एक टुके GLHT का ऑब्जेक्ट जो है ये क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से ये इसने क्या किया, इसने कंपैरिजन करके दे दिया हमें। अगर हम इसको ओपन करें ना, तो हमें इसमें कुछ समझ भी नहीं आ रही होगी। ये देखें, एक रफ सा डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा डाटा है। अगर मैं इसको ये दबाए ना बटन, तो इसमें से हर एक में से बेशुमार डाटा आपको शो हो रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट है, रेजिडुअल वैल्यू है, इफेक्ट है, रैंक है, ये बेशुमार डाटा शो हो रहा है। तो ये हमारे काम का नहीं है डाटा ना, हमने इसको एज अ रॉ डाटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी समझ से भी बाहर है कि ये डाटा क्या है। लेकिन हमें जस्ट इस पर जो है ना वो समरी चाहिए हमें इसकी, हमने इसके तो फाइनल रिजल्ट देखना है। बेशुमार बेशक 500 पेजेस का हो, हमने तो इसका फाइनल आउटपुट देखना है कि फ़ाइनल आउटपुट क्या है इसकी, जो उसने कंपैरिजन करके दिया वो क्या है। अब इसने जो कंपैरिजन किया 400-500 पेजेस का, उस पेजेस में से हमने लेटर निकालने हैं, लेटरिंग की बेस लेटर अलग करने हैं। हमने ये देखना है कि ए को कौन सा स्पीशीज़ 1 को कौन सा लेटर अलॉट किया है, बी को कौन सा लेटर अलॉट किया, और सी को कौन सा लेटर अलॉट किया, ठीक है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है मल्टकम्प व्यू का, जिसमें हम यूज़ करेंगे ग्रुप लेटर्स। ये मैंने इसका नाम रख दिया, यानी मैं यहाँ पे लेटर्स का एक ग्रुप बनाने लगा हूँ, CLD, कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले। ये एक जो है ना वो फंक्शन है मल्टकम्प का, ठीक है। तो मल्टकम्प हमने ऊपर पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। ये क्या करेगा कि इसकी लेटरिंग अलग कर लेगा, यानी जो डिफरेंस की बेस के ऊपर इसके लेटर खुद से हमें अलॉट करके देगा, ठीक है। और टुके, अब ये देखें, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने मेन डाटा को यूज़ किया, फाइकस को यूज़ किया, अनोवा निकाला, अनोवा को यूज़ किया, टुके निकाला, टुके को यूज़ किया, और GLHT निकाला। अब हम GLHT को यूज़ करके निकालने लगे हैं इसमें से लेटरिंग। ये देखें, ग्रुप लेटर बन गया हमारे पास, ये भी हमारे पास रॉ डाटा ही है, ठीक है। अब हम इस लेटरिंग को आगे यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी एडिंग ग्रुप लेटर टू द मेन डाटा, यानी इसमें से हमने लेटर अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेटर को निकालना है। तो मेन डाटा ग्रुप लेटर, ठीक है। तो हमने इसका एक नाम रख दिया, ये नाम रखा है हमने जस्ट, यानी मेन डाटा के अंदर हम ग्रुप लेटर ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ हो रहा है ग्रुप लेटर $MC लेटर्स और लेटर, ठीक है। ये इसमें ग्रुप लेटर के अंदर एक फंक्शन आ गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये
हमारे पास ग्रुप लीडर का एक कॉलम क्रिएट हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रुप लेटर, ठीक है। अब मैं डॉलर साइन लगाता हूँ यहाँ पे, तो उसने देखें ये लिस्ट दे दी है। इसमें से ये देखें मैंने ये चूज़ किया है, ये वाई मीन, मिनिमम, कवर, ये सारी चीज़ें इसने निकाल के दी। सिग्निफिकेंस लेवल, एम, ये है एम सी लेटर्स, यानी मल्टीपल कंपैरिजन लेटर, यानी जो हमें ए बी सी मिलेंगे ना लेटर्स, जो हमें कंपेयर करके बताएंगे ए मीन, बी, ए और बी मीन के ए और बी दोनों डिफरेंट हैं। और तीसरा आ गया बी सी या ए सी, इट्स मीन के जो थर्ड है वो ए से भी मिलता है, सी से भी मिलता जुलता है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला कोड इस तरह बना हुआ है। इसको रन कर लें। आपके पास भी होपफुली ये रन हो चुका होगा। अब हम इसको टेबल करते हैं मीन डाटे। अब ये मीन डाटे में ऐड हो गया है, ये वाला डाटे में, ठीक है। अगर आप देखना चाहें ना तो मीन डाटे को देख लें यहाँ पे। ये देखिए पहले मीन डाटे में हमारे पास 3 कॉलम थे, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, स्पीशीज़ का नाम था, ग्रुप था, मीन थी और स्टैंडर्ड डेविएशन थी। अब हमारे पास एक और कॉलम भी ऐड हो गया, इसे कहते हैं ग्रुप लेटर। अब आपने क्या करना, यानी हमारा तमाम स्टेप अब मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने इसको माइक्रोस्कोप में रख के इसकी इमेज चेक करनी है। यहाँ पे हम ggplot, ये इससे अब आप वाकिफ़ हैं, ये आपके लिए अब ये मुश्किल नहीं होगा। ये ggplot का कोड यहाँ तक, प्लस हमने इसको बता दिया कि हम बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि बार ग्राफ जो है ये स्टैट का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने स्टैट अप्लाई करनी है। तो स्टैट इसको आइडेंटिटी कर देते हैं। लीजेंड यहाँ पे एफ़ है, अगर आप टी करेंगे तो आपको लीजेंड शो होंगे, अगर एफ़ करेंगे तो लीजेंड शो नहीं होंगे। उसके बाद जियोम एरर बार, पहले हमने इसको बता दिया कि हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब जियोम एरर बार मीन कि ग्राफ के ऊपर जो एरर बार होती है छोटी सी, वो भी हम एक्सेल में जाके मैनुअली ऐड कर रहे होते हैं। बड़ा वो उलझा देने वाला काम होता है वो भी। अगर आप में से किसी ने इंस्पेक्टर से गुजरे हैं तो वो बड़ा मुश्किल सा काम होता है, हर एक की जाके वहाँ से जो है ना वो सेलेक्ट करके एंटर की जा रही होती है स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर। उसके बाद जियोम टेक्स्ट, यानी 3 जियोम हमने ऐड किए हैं। टेक्स्ट ऐड किया है, एरर बार ऐड किया है। टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वो जो लेटर होते हैं ना ए बी सी ग्राफ के ऊपर, वो ऐड करेंगे। जियोम बार क्या करेगा, ये हमारे ग्राफ में बार ऐड करेगा। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमने इसमें क्या किया है कि जो बार ग्राफ है वो बनाना है। इसको रन करते हैं। अब नहीं जी, मुझे तो इसने एरर दे दिया। आप देखें आपके पास रन हुआ है या एरर आ गया, ये कंफर्म कीजिएगा मुझे। ठीक हो गया। मेरे पास वो एरर दे रहा है। अब एरर को थोड़ा सा पढ़ लें। कह रहा है फंक्शन ggplot नॉट फाउंड, इट्स मीन कि मैंने जो है वो लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, ठीक है। ggplot2 मेरे पास लाइब्रेरी नहीं हुआ हुआ, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। ये लाइब्रेरी हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये रन हो जाएगा। अच्छा, ये रन तो हो चुका है, लेकिन इसने हमें अजीब सा ग्राफ बना के दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें इस तरह का ग्राफ। हम चाहते हैं कि ये एक ही का जो है ना वो फ्रेम में तीनों ग्राफ हों। ये 3 फ्रेम बने हुए हैं ना,
हम चाह रहे हैं कि एक ही फ्रेम के अंदर जो तीनों हमारे पास प्लॉट बने हैं वो एक ही फ्रेम में हों। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है, फेसिट रैप। फेसिट रैप मैं आपको दिखाता हूँ। आप जीजी प्लॉट वाले लास्ट में आ जाएं, यहाँ पे ये लाइन, ये प्लस, फेसिट रैप। ये क्या करता है कि ये हमारे जो ग्राफ है ना उसको डिफरेंट जो है ना वो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मैं इसको, इसने कॉलम 1 बनाया, मैं इसको कॉलम 2 कर लेता हूँ, फिर देखना क्या होता है। अब देखें इसने हमारे प्लॉट को इस तरह 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिए। अगर मैं 1 कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, ये देखें ये इसने हमें एक ही लाइन में बना के दे दिए। ठीक है, S1 S2 S3। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्रेम ना बने, जस्ट फ्रेम के बगैर ही हमारे पास सिंपल ग्राफ बन जाए। और ये भी मैं बताता हूँ अभी आपको कि ये हम फ्रेम क्यों बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना अभी 3 स्पीशीज़ है ना, तो जब आप ओरिजिनल आपके पास डाटा होगा थीसिस का या रिसर्च का या रिसर्च पेपर का, तो यहाँ पे 3 प्लॉट तो नहीं होंगे ना, बेशुमार होंगे। किसी के पास हो सकता है 100 भी हो, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं ना। तो उस जो वहाँ पे वो क्या कह सकते हैं, डेंसिटी होती है ना ग्राफ, यानी बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, उस डेंसिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसके ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये ग्राफ एक ही होता है लेकिन वो डिफरेंट वेरिएबल्स की बेस के ऊपर छोटे छोटे ग्राफ बन जाते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी होता है। ये बहुत सारे पेपर्स में आजकल जो है ना ये ट्रेंड है कि इस तरह के ग्राफ बनाए जा रहे हैं। तो मैं इसको फेसिट ट्रैप को डिलीट कर देता हूँ और इसको रन कर दूँ। अब देखें इसने फेसिट ट्रैप को रिमूव कर दिया और हमें सिंपल जो है वो प्लॉट बना के दे दिया। जी यहाँ तक प्लॉट बन गया आप लोगों के पास। ये इस तरह का प्लॉट बना लें काइंडली जल्दी से, फिर ओके करें। फिर एक छोटा सा टास्क है वो करते हैं, वो अब आपने खुद परफॉर्म करना है, मैंने जस्ट आपको गाइड करना है, और अगर कोई एरर आया तो उसमें आपको जो है वो असिस्ट करना है। बाकी अब आपने प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। यहाँ तक कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको जो है वो छोटा सा टास्क देने लगा हूँ, वो आपने कंप्लीट करना है। थक तो नहीं गए कहीं? आज हमने एक्चुअली ब्रेक भी नहीं की। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी कल की, उसमें हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और हीट मैप और कोशिश करेंगे साथ जो है वो डेंडोग्राम एनालिसिस या क्लस्टर एनालिसिस, 3 टॉपिक जो हैं वो हमारे क्लियर हों। सर ये अभी आपको बताता हूँ, जस्ट आप ये पहले ये क्लियर कर लें। आप इसकी वैल्यू चेंज करें, आपको आइडिया हो जाएगा क्या है ये।
आपको एक और बल्कि मैंने आपको सजेस्ट किया, ये डन हो गया आपके पास, ठीक है। आप इसको ना स्टार्ट से अब आ जाएं, ये लीजेंड एफ है ना, इसको टी करके देखें, यहाँ पे टी लिखें। सबसे पहले लीजेंड पे आएँ, स्टार्ट से शुरू करते हैं। लीजेंड टी है, इसको एफ करके देखते हैं, इसको रन करें। ये देखें हमारे पास अब लीजेंड की एक लिस्ट आ गई है, पहले लीजेंड की लिस्ट नहीं थी। ये स्टेप परफॉर्म करें साथ। अच्छा, उसके बाद है विड्थ। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना जियोम बार, यहाँ पे स्टैट आइडेंटिटी शो डॉट लीजेंड। लीजेंड होता है कि जो हमारे ग्राफ होते हैं ना, प्लॉट होते हैं या बार्स होती हैं, उनकी हेडिंग या उनका टाइटल, उसको एक साइड पे एक छोटी सी उसकी लिस्ट बना दी जाती है, इसको हम कहते हैं लीजेंड। ये देखें, ये आपको शो हो रही होगी मेरे पास, ये स्पीशीज़ S1 S2 S3 और 7 कलर दिएंगे कि S1 के लिए ये कलर है, S2 के लिए ग्रीन कलर है और S3 के लिए ब्लू कलर है। ये जो है ये लीजेंड है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्राफ में लीजेंड लेके आएँ तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं, शो डॉट लीजेंड। अगर यहाँ पे आप गायब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख दें F, लीजेंड आपके गायब हो जाएंगे। F मीन फॉल्स, ठीक है, फॉल्स मीन एब्सेंट। और अगर आप ट्रू लिखेंगे, लीजेंड ट्रू यानी लीजेंड होने चाहिए, तो यहाँ पे आप T लिखें तो आपके पास अगेन लीजेंड जो है वो आ जाएंगे। ये देखें, जस्ट यहाँ पे आपने T लिखना है तो लीजेंड आ जाएंगे, जस्ट F लिखेंगे तो लीजेंड जो है ये गायब हो जाएंगे। उसके बाद है विड्थ बार की। ये जो बार की विड्थ है ना, ये बार, ये देखिए नज़र आ रहा है। इस विड्थ को एडजस्ट करने के लिए ये 0.4 पे है, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको जो है वो 8 पे कर लें। 8 पे करके रन करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये विड्थ किसके लिए है। ये देखें, इसने हमारे प्लॉट की विड्थ जो है ये इंक्रीज़ कर दी है। आप इसको करना चाहते हैं 2 करके चेक कर लें, ठीक है, 2 करें, अगेन इस कोड को रन करें। ये देखें, इसकी विड्थ कम हो गई है। हम इसको 6 कर लेते हैं। अब ये देखें, हमारे ग्राफ में हमें हर चीज़ बनी बनाई मिल गई है ना, हमें कोई भी चीज़ एक्सेल में, पेंट में जाके एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें, ये पहले के साथ A शो हो रहा है, फिर B शो हो रहा है, फिर सीड्स मीन कि इन तीनों में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है, फ़र्क है, तो इसलिए तीनों को डिफरेंट लेटर अलॉट हुए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे, जियोम बार पे। यहाँ पे स्टैटिक में y मिनिमम और y मैक्सिमम है, ये लफ्ज़। ये हम किस पे बात कर रहे हैं, जियोम बार पे। ये देखें जियोम बार, ये जो C के नीचे नज़र आ रही है ना ये वाली बार, ये B के नीचे ये बार है, इसी तरह A के नीचे बार, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो y मिनिमम, जिस तरह हम टेबल में लिखते हैं ना प्लस माइनस, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन या एरर की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम होती है, उसके साथ हम लिखते हैं प्लस माइनस। तो हमने यहाँ पे लिखा y मिनिमम, पेटल विड्थ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस के ऊपर रखना चाहते हैं। ये पॉइंट है मेन, इससे मिनिमम यानी नीचे की तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन और ऊपर की तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी दोनों तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन शो हो, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। उसके बाद इसकी विड्थ हमने रखी है 2, ये जो बार है, हम इसकी विड्थ 6 कर सकते हैं। आप 6 करेंगे, देखें क्या होता है। देखिए, अब दोनों की विड्थ बराबर होगी, बार ग्राफ की भी और एरर बार की भी। आप इसकी विड्थ और कम करना चाहते हैं, आप इसकी विड्थ 1 भी कर सकते हैं। 1 करके देख लें क्या होता है। ये देखिए, 1 करके बहुत छोटी विड्थ होगी इसकी। उसके बाद है जियोम टेक्स्ट। जियोम टेक्स्ट में लेबल बताया गया, ये आपने ग्रुप लेटर लेबल करने हैं। वाई पे आपने लिखना है पेटल विड्थ मीन। ये देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये रिमूव कर सकते हो सेंटर से, ठीक है, प्लस
ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब इसको रन करें। सॉरी नहीं, ये हम जो है वो हमने कोड लिखा हुआ है, इसको रिमूव नहीं कर सकते, हम अलग से इसके ऊपर चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है वी जस्ट, ये क्या है, इसकी वैल्यू चेंज करें कि -0.4 है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 9 कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। ये हमारी वैल्यू को एडजस्ट करता है, ठीक है। अब इसने कहाँ पे एडजस्ट की, अगर देखें आप, इसको हम चैट जीटीपी में सर्च कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, वी जस्ट, ये टेक्स्ट नीचे वाला जो है ना, ये वैल्यूज इसके लिए है, एडजस्ट करने के लिए। और इसके पॉइंट देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट पे ये किसको एडजस्ट करता है, ठीक है। इस कोड को आप कॉपी करें और जस्ट इसको यूज़ कर लें, वी जस्ट को, ठीक है। चैट जीटीपी ओपन करें। यहाँ पे लिखें वी जस्ट मीन इन आर स्क्रिप्ट अब ये अब डिटेल बताता है हमें जी, ये कौन से जो उसको एडजस्ट करता है। हाँ, ये जो वाई एक्सिस पे जो पोजीशन है ना, उसको एडजस्ट कर रहा है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ, शो हो रही है। अच्छा, ये कह रहा है जी, व्हेन यू सी वी जस्ट सेट अ वैल्यू लाइक 0.09 within a plot or visualize function, it is typically used to adjust the vertical y-axis position of text or label. Specifically, it controls the vertical justification or vertical alignment of the text relative to reference point. यानी ये रेफरेंस पॉइंट जो है ना, उसमें कि उसके लिहाज से हमारी जो वैल्यूज़ को एडजस्ट करता है, ये वाली, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके लिहाज से ये इसको वैल्यूज़ को एडजस्ट कर रहा है। अब ये देखें, ये वैल्यूज़ जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे इसको चेंज करके देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा मज़ीद। अगर हम इसको बंद करते हैं, अभी ये बिल्कुल जो है ना वो सेंटर में आ चुकी हैं। और अगर हम इसको 0 कर देते हैं, तो ये देखें, ये सॉरी इसको चेंज कर रहा है हमारा टेक्स्ट को, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ बार के ऊपर। तो ये देखें, इसने बिल्कुल जो है ना वो बार्स को 0 पे ले आया है। अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं माइनस के बजाय 2 कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर ये देखें इसने जो है ना वो यहाँ पे ले आया है इस पॉइंट के ऊपर। तो हम इसको -4 पे रखते हैं, ठीक है, ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 पे है, सेट है तो उसकी वैल्यू ताकि एडजस्ट रहे। अब देखें, ये बिल्कुल जो है ना वो एडजस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से अब थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू ऊपर चली जाए, तो आप जस्ट इसको 5 या 6 कर लें। यहाँ आप चाहते हैं कि बिल्कुल टच हो, तो भी आप इसको 0 कर लें, तो बिल्कुल ये टॉप के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह आप जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जो आज का टास्क। अब हमने एक छोटा सा टास्क मैं देने लगा हूँ। एक तो आपने इसका जो है ना थीम चेंज करना है। ये थीम यहाँ पे क्लासिक लगा हुआ है,
ये थीम है, मैं अभी आपको एक चेंज करके बताता हूँ। ये लास्ट थीम क्लासिक, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको डिलीट करना और इसका थीम आपने करना है मिनिमल करें और इसको रन करें। ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। यानी थीम चेंज करने की इस पर प्रैक्टिस करें, एक दो थीम चेंज करें और फिर मैं आपको जो है ना एक छोटा सा टास्क मैं लिख के भेजता हूँ, बल्कि ऐसे ही बता देता हूँ, आपको नोट कर लें। ये जो हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म किया ना, ये हमने किया एक स्टेप के लिए। यहाँ पे ये वाला यानी पेटल विड्थ और स्पीशीज़ के दरमियान। तो अगर ये एनालिसिस हमने करना है तो ये तो हम टी टेस्ट में भी कर सकते हैं ना। अभी हमने जो परफॉर्म किया है वो हमने पेटल विड्थ और स्पीशीज़ के दरमियान क्या चेक किया, अनोवा, ओके, लेटर्स और बार ग्राफ, ये चीज़ें हमने बनाई हैं। अब जो आपका टास्क है जो आपने कंप्लीट करना है वो ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट कॉपी करना है। ये मैं नोट कर लूँ, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। स्क्रिप्ट को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आपने चैट जीटीपी पे पेस्ट कर देना और उसको बताना है कि I have this script but it for only script for ANOVA लिखना, for ANOVA but it is only for पेटल विड्थ एंड स्पीशीज, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए है, फिर इसको साथ बताएं, बट इन माई डाटा सेट, बट इन डाटा सेट नेम ficus have 3 others variable. I also use them for ANOVA, ठीक है। So here is ficus file str data, यानी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, उसका str लेना है, ठीक है। ये प्रोवाइड कर दें, फिर आपने उसका str डाटा लेना है। str डाटा के लिए आपने क्या करना है कि ये मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपना str लिखेंगे और str में आप ficus लिखेंगे तो आपके पास नीचे एक टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो str डाटा ये आपने ये नहीं कॉपी करना वहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट डाटा यहाँ पे कॉपी करना है str वाला, ये str का डाटा है। तो प्लीज़ कन्वर्ट दिस स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू ficus data set for
अनोवा फॉर आर वेरिएबल्स। यहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, न्यूमेरिक वेरिएबल। अब ये हमारे पास एक छोटा सा टास्क आ गया। अभी हमने जो अनोवा निकाला है वो उसने हमें जस्ट पेटल विड्थ की बेस पे अनोवा निकाल के दिया है। बात क्लियर है? इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यानी सिंपल मैं अगेन आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहला स्टेप आपने क्या करना है कि स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और चैट जीटीपी में पेस्ट कर देना है, और फिर आपने एक लाइन लिखनी है कि ये मेरे पास आर स्क्रिप्ट है, इसको मैंने रन किया तो ये काम तो कर रहा है, लेकिन ये मुझे जस्ट एक वेरिएबल के दरमियान अनोवा निकाल के दे रहा है। तो मेरे पास जो डाटा सेट है इसमें 3 और वेरिएबल्स हैं। ये नीचे डाटा सेट दिया गया है, इस डाटा सेट को चेक करो और उस स्क्रिप्ट को मेरे डाटा सेट के मुताबिक चेंज करके मुझे ऐसा स्क्रिप्ट बना के दो जिसमें तमाम 4 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए जो है वो अनोवा हो। तो वो आपको आपका स्क्रिप्ट जस्ट कुछ ही मिनट में बल्कि सेकंड में चेंज करके आपके सामने रख देगा। तो आप उसको अप्लाई करें, और अगर एरर आ रहा है तो अगेन एरर को कॉपी करें और अगेन उसी कोड के नीचे लिख दें कि ये एरर आया है। तो वो बात आपकी समझ आएगा कि उसने कहाँ पे मिस्टेक की, क्योंकि बहुत सारी वो एक्चुअली वो है तो इंसान तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। उसको हमने जो कहना है उसने हमें वही करके दे देना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने भी समझनी है। हमारे पास जो स्पेलिंग है स्पीशीज़ के, वो एस कैपिटल एस स्मॉल, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये आपने देखनी है। तो अभी ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 15 मिनट है आपके पास, तो 15 मिनट में ये आपने प्रैक्टिस करनी है और ये प्लाट जो है ये मुझे बना के ग्रुप में शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसको सेव कैसे करना है। अच्छा, इसको सेव करने के 2 तरीके हैं। एक सेव, ये मैंने इसको सेव किया, ये देखें आपके पास ऑप्शन आ गया सेव एज इमेज। हमने इसको, आप इसकी विड्थ रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपना जो वर्ड का पेज है उसके साइज़ के मुताबिक रख लें, तो आपको ये एडजस्ट ना करना पड़े ना। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक तो ये सेव हो गया। दूसरा, आपने इसको जूम किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास इमेज सेव हो जाएगी, लेकिन ये हाई क्वालिटी की इमेज नहीं होगी। हाई क्वालिटी की इमेज को सेव करने के लिए हमने, बल्कि एक कोड है, स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ पे अगेन चैट जीटीपी की हेल्प ले लेते हैं बजाय टाइप करने के। यहाँ पे मैंने जी सेव, हाँ ये ऑप्शन जी सेव का, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप इसको कॉपी कर लें और इसमें आर में ये वाले में पेस्ट कर दें, ठीक है, एंड पे। ये आपको भी मैं शेयर कर देता हूँ कोड, ये ग्रुप में शेयर कर दिया आपके साथ। अच्छा, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, अगर आप टाइप करना चाहते हो तो आप देख के इसको टाइप भी कर सकते हैं। आप गूगल चैट जीटीपी को कह के ये कोड भी राइट करवा सकते हैं। ये कोड मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब हम कह रहे हैं जी सेव। अब हम इसका नाम रख देते हैं अनोवा प्लॉट। बल्कि उससे पहले हमें एक आर्गूमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका एक नाम रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ जी, यानी इस पूरे कोड को मैंने जी के इक्वल कर दिया। ये देखें, अब जी आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने जस्ट इसका नाम लिखना है जी। अब इसको रन करते हैं। कोड रन हो चुका है और फाइल में आके देखें, यहाँ पे देखें अनोवा प्लॉट के नाम से एक प्लॉट बन गया। अब ये दोनों प्लॉट में आप देखेंगे कितना फ़र्क है।
सॉरी, ये ब्लैक कलर में सेव हो गया। हम इसका जो है ना वो थीम चेंज करते हैं। थीम इसका कर लेते हैं क्लासिक। अब इसको सेव करते हैं अगेन। हाँ, अब ये देखें, आप इसको जितना मर्ज़ी जूम करते जाए ना, आपकी इमेज जो है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, देखें, ठीक है। तो ये अब आपके पास HD क्वालिटी में आपके पास इमेज सेव है। तो इस पर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कोड हमें नहीं समझ आ रही है। मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। तो अभी जो आपका टास्क है वो टास्क आपने कंप्लीट करना है और मुझे शेयर करना है, और कल सुबह तक कर लें, कल कर लें, आज कर लें, ठीक है। तो मैं अभी आपके लिए बैठा हुआ हूँ। अगर आपका कोई एरर आता है, कोई इशू आता है, तो मैं उसको रिज़ॉल्व करता हूँ। जी सर, रेडी हैं टास्क के लिए कि कल करेंगे? ये आपका टास्क है, ये चाहे आज कर लें, जो आज करना चाहते हैं अभी कर लें, जो कल करना चाहते हैं वो कल इस टास्क को कंप्लीट कर लें। जी सर, परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आज क्लास जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है, हमने ब्रेक भी नहीं की। तो होप कि आप लोग परफॉर्म कर रहे होंगे।